गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है केंद्रक की संरचना। केंद्रक की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ ए न्यूक्लियस। हम इसमें केंद्रक की संरचना का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और केंद्रक की, यदि आप यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक की आंतरिक संरचना को यदि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो इसमें कितने भाग दिखाई देंगे? आपको 4 भाग दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ये केंद्रक की संरचना है। देखो, ये जो हल्की संरचना यूक्रोमेटिन है, गहरे रंग की हिट्रोक्रोमेटिन है, ये केंद्रिका है, ये बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, और इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे अपन पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इसको अपन, ये गुणसूत्र जाल है, ये न्यूक्लियर कोर है, केंद्रीय छिद्र है। तो यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक की संरचना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर हमें 4 भाग दिखाई देते हैं। ठीक है, यदि आप यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक की संरचना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो आपको कितने भाग दिखाई देंगे? 4 भाग दिखाई देंगे, जिसमें पहला है केंद्रक झिल्ली। एक भाग आपको ये दिखाई देगा। दूसरा है केंद्रिका। तीसरा भाग आपको दिखाई देगा केंद्रक द्रव्य, और चौथा भाग आपको दिखाई देगा क्रोमेटिन पदार्थ। ठीक है, यदि आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से केंद्रक की संरचना देखेंगे तो आपको कितने भाग दिखाई देंगे? 4 भाग, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन पदार्थ। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे केंद्रक झिल्ली। तो ये केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को अपन क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और ये कैसी झिल्ली है? दोहरी झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? इसके चारों तरफ दोहरी झिल्ली है, क्योंकि ये बाह्य झिल्ली है और ये कौन सी है? आंतरिक झिल्ली। एक तो होगी बाहरी झिल्ली और दूसरी पाई जाती है कौन सी? आंतरिक झिल्ली। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में क्या पाया जाता है? देखो, स्पेस पाया जाता है, जिसे अपन कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इस स्पेस के कारण ही जो बाहरी झिल्ली और आंतरिक जो झिल्ली होती है वो दोनों क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। देखो, सभी में देखो, ये बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, इन दोनों के बीच में क्या है? सभी में स्पेस है। तो केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को अपन क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली। ये कैसी झिल्ली है? दोहरी झिल्ली। 2 झिल्ली पाई जाती है, एक बाहरी झिल्ली है और दूसरी कौन सी है? आंतरिक झिल्ली। इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है। इस स्पेस को अपन कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इस स्पेस के कारण ही बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, यानी दोनों झिल्लियों के बीच में क्या पाया जाएगा? स्पेस पाया जाएगा। अगर इन झिल्ली की मोटाई की बात करें तो इसकी जो मोटाई होती है वो लगभग कितने एंगस्ट्रॉम होती है? वो होती है 75 एंगस्ट्रॉम।
बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली की यदि आपसे मोटाई की बात पूछी जाए तो इसकी मोटाई कितनी होगी? 75 एंगस्ट्रॉम होती है। कितने एंगस्ट्रॉम? 75 एंगस्ट्रॉम होती है। इस केंद्रक झिल्ली में जगह जगह क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। देखो एक छिद्र ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो इनके बीच में जगह, केंद्रक झिल्ली में जगह जगह क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिसे अपन न्यूक्लियर पोर या फिर केंद्रीय छिद्र कहते हैं। और इस केंद्रीय छिद्र में एक संरचना पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं पोर कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? पोर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और इस पोर कॉम्प्लेक्स में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? एनुलाई कहते हैं। क्या कहेंगे? एनुलाई कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एनुलाई क्या है? वापस से देखो, केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। दोहरी झिल्ली है, बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? स्पेस, इसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। अगर इस झिल्ली की मोटाई की बात करें तो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। इस झिल्ली में जगह जगह पर क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? केंद्रीय छिद्र या न्यूक्लियर पोर। और इस केंद्रीय छिद्र में एक संरचना पाई जाती है, उस संरचना को अपन क्या कहेंगे? पोर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और इस पोर कॉम्प्लेक्स में पाए जाने वाले पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? एनुलाई कहते हैं। क्या कहेंगे? एनुलाई। ध्यान रखना, इस केंद्रक की बाह्य झिल्ली पर ये जो बाह्य झिल्ली होती है ये खुरदरी होती है। कैसी होती है? खुरदरी होती है। और इसकी सतह के ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। ध्यान रखना, जो बाहरी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली वो कैसी होती है? बाहरी झिल्ली होती है, खुरदरी होती है। और इस खुरदरी सतह के ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम के कण। क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। देखो मैंने यहां पर बनाया, इससे ये अंतःप्रदेवी क्या होती है? जालिका जुड़ी हुई होती है। और मैंने आपको बताया था राइबोसोम के जो कण होते हैं ये किसका निर्माण करते हैं? ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो बाह्य झिल्ली के ऊपर खुरदरी होती है, जिसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि नई केंद्रक झिल्ली का निर्माण, नई केंद्रक झिल्ली का निर्माण कोशिका विभाजन की टेलोफेज अवस्था में। ध्यान रखना कि नई केंद्रक झिल्ली का जो निर्माण है वो कोशिका विभाजन की टेलोफेज अवस्था में किससे होगा? अंतःप्रदेवी जालिका से होता है। भाई इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नई केंद्रक झिल्ली का निर्माण किससे होगा, ये नई केंद्रक झिल्ली का जो निर्माण होगा वो कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था? टेलोफेज। तो मैं आपको जब समसूत्री या असूत्री विभाजन पढ़ाएंगे तो वहां पर अपन पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो नई केंद्रक झिल्ली का जो निर्माण है वो कोशिका विभाजन की टेलोफेज अवस्था में किससे होता है? अंतःप्रदेवी जालिका से होता है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका ये पहला जो पॉइंट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया कि इस झिल्ली के ऊपर जगह जगह क्या पाए जाएंगे? छिद्र पाए जाएंगे। इन छिद्रों को केंद्रीय छिद्र कहेंगे। इसमें पोर कॉम्प्लेक्स संरचना पाई जाएगी और इसमें जो पदार्थ पाया जाएगा उसको अपन क्या कहेंगे? एनुलाई कहते हैं।
ये बाह्य झिल्ली होती है, ये खुरदरी होती है, इसके ऊपर ये राइबोसोम के कण पाए जाते हैं और यहाँ पर आपको जुड़ी होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो नई केंद्रक झिल्ली का निर्माण कोशिका विभाजन की टीलोफेज अवस्था में किससे होगा? अंतःप्रद्रव्य जालिका से होता है। ठीक है, अब इसके बाद अपना जो दूसरा पॉइंट आता है, वो दूसरा पॉइंट है केंद्रिका। दूसरा पॉइंट है केंद्रिका। अब देखो केंद्रिका की जो खोज है, चलो मैं इसको मिटा लेता हूं। देखो केंद्रिका की खोज, केंद्रिका की खोज 1781 में फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो केंद्रिका होती है, इस केंद्रिका की खोज किसने की, तो 1781 में फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की। लेकिन क्या हुआ? 1840 में बोमन नामक वैज्ञानिक, 1840 में बोमन नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लियोलस नाम दिया। ठीक है, तो केंद्रिका की खोज किसने की? केंद्रिका की जो खोज है, ये केंद्रिका की जो खोज है ये किसने की? ध्यान रखना, केंद्रिका की जो खोज है ये 1781 में किसने की? फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की। केंद्रिका की खोज किसने की? केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की। और 1840 में वैज्ञानिक कौन है? बोमन। तो इस बोमन नामक वैज्ञानिक ने इसे केंद्रिका को क्या नाम दिया? न्यूक्लियोलस नाम दिया। ध्यान रखना, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक केंद्रक में केवल एक ही केंद्रिका पाई जाती है। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाए कि एक केंद्रक में कितनी केंद्रिका पाई जाती है, तो ध्यान रखना एक केंद्रक में केवल एक ही केंद्रिका पाई जाती है, ये जो गोल है, और ये परिधि की ओर पाई जाती है। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली में, आंतरिक झिल्ली में परिधि की ओर जो गोलाकार संरचना है, इसको अपन केंद्रिका कहेंगे। और देखो एक केंद्रक में एक केंद्रिका है, लेकिन अगला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्याज की कोशिका के केंद्रक में 4 केंद्रिका पाई जाती है। भाई अगर आपसे पूछा जाए कि अगर प्याज की बात करें तो प्याज की कोशिका में, और कोशिका में क्या पाया जाएगा? केंद्रक। उस एक केंद्रक के अंदर कितनी केंद्रिकाएं पाई जाएंगी? 4 केंद्रिकाएं पाई जाती है। यदि आप केंद्रिका की संरचना को किससे देखेंगे? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या करेंगे? देखेंगे, तो आपको कितने भाग दिखाई देंगे? आपको भाग दिखाई देंगे, 4 भाग दिखाई देंगे। 4 भाग कौन कौन से हैं? जिसका नाम है नंबर 1 दानेदार क्षेत्र, नंबर 1 हो गया दानेदार क्षेत्र, और नंबर जो 2 होगा वो 2 होगा तंतु में, और तीसरा होगा रवाहीन, और जो चौथा जो पदार्थ होगा वो होगा केंद्रीय क्रोमेटिन।
कौन सी क्रोमेटिन? केंद्रीय क्रोमेटिन। ठीक है, अगर भी आप यदि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से केंद्रिका की संरचना देखेंगे तो आपको कितने भाग दिखाई देंगे? 4। ठीक है, तो इसका चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चल तो अब आगे चलते हैं। मैंने बताया यदि केंद्रिका की संरचना को आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो आपको 4 भाग दिखाई देंगे, जिसमें 4 भाग कौन कौन से? पहला भाग दिखाई देगा दानेदार क्षेत्र। दूसरा भाग दिखाई देगा आपको तंतुमय या रेशेदार। तीसरा भाग दिखाई देगा रवाहीन भाग, और चौथा भाग दिखाई देगा केंद्रीय क्रोमेटिन। ठीक है, यदि आप केंद्रिका की संरचना को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो आपको ये 4 भाग दिखाई देते हैं। देखो, दानेदार क्षेत्र, इसे पार्श्व ग्रेन्यू, इससे अपन क्या कहेंगे? इसे पार्श्व ग्रेन्युलोसा भी कहते हैं। दानेदार क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे? पार्श्व ग्रेन्युलोसा भी कहते हैं। ये जो भाग होता है ये किससे मिलकर बना होगा? अगर इसकी बात करें तो ये जो भाग होता है प्रोटीन और आरएनए, से मिलकर बना होता है। और यदि इसका अपन अनुपात देखेंगे तो प्रोटीन का 2 और आरएनए का कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दूसरा भाग है तंतुमय, यानी कि केंद्रिका के अंदर तंतुमय एवं रेशेदार क्षेत्र पाए जाते हैं। और ये जो भाग है ये भी किसका बना होगा? ये भाग भी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि प्रोटीन और किससे मिलकर बना होगा? आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, दानेदार क्षेत्र को अपन पार्श्व ग्रेन्युलोसा भी कहते हैं। और ये जो दानेदार क्षेत्र होता है ये प्रोटीन और किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन और आरएनए से मिलकर क्या होता है? बना होता है। दूसरा तंतुमय या रेशेदार क्षेत्र, ये भी किससे मिलकर बना होगा? प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। अब देखो, केंद्रिका में तीसरा भाग है रवाहीन। तो केंद्रिका में सामांगी एवं तरल पदार्थ भरा होता है। रवाहीन जो केंद्रिका होगी उस केंद्रिका में कैसा पदार्थ भरा होता है? सामांगी, समान मात्रा में सामांगी पदार्थ केंद्रिका में तरल सामांगी पदार्थ भरा होता है। और जो किससे मिलकर बना होता है? ये भी किससे मिलकर बना होगा? प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो रवाहीन केंद्रिका में सामांगी पदार्थ है, और सामांगी पदार्थ तरल भरा होता है जो किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। केंद्रीय क्रोमेटिन, देखो केंद्रीय क्रोमेटिन केंद्रिका के अंदर और केंद्रक के अंदर, यानी कि केंद्रिका के अंदर और केंद्रक के बाहर भी क्रोमेटिन पदार्थ पाए जाते हैं। अगर इसमें अपन बात करें तो प्रोटीन की जो मात्रा होगी, प्रोटीन होगा 85%, आरएनए कितना होगा? 10%, और अगर अपन डीएनए की बात करें तो इसमें जो डीएनए होगा वो कितना होगा? 5% होगा। तो केंद्रीय क्रोमेटिन केंद्रिका के अंदर और बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर यहां तक हो गया, देखो यहां पर मैंने आपको बताया, देखो ये केंद्रिका है, तो क्रोमेटिन, केंद्रीय क्रोमेटिन पदार्थ इस केंद्रिका के अंदर भी और बाहर भी पाया जाएगा। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन होगा वो कितना होगा? 85% होगा, आरएनए 10% होगा, और डीएनए कितना होगा? 5% होगा। एक आपको नोट डालकर लिखना है, यानी कि जो केंद्रिका होती है, केंद्रिका प्रोफेज अवस्था में
प्रोफेज अवस्था में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। और यदि अपन बात करें टीलोफेज की, तो टीलोफेज अवस्था में जो केंद्रिका होती है वो पुनः क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि केंद्रिका प्रोफेज अवस्था में तो क्या हो जाती है, केंद्रिका प्रोफेज अवस्था में तो लुप्त हो जाती है, लेकिन टीलोफेज अवस्था में पुनः क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।